गलती तो अनुपम जी से भी हुई थी, लेकिन एक ऐसी गलती जिसको आम कर्मों के ढांचे में बिठा नहीं सकते। मैंने उनसे पूछा कि एक चोर के साथ में आपने ऐसा क्यों किया। मैंने उसकी पूरी गारंटी ली है और फिर भी जसवंत जी नहीं माने और उन्होंने घर वालों से भी छिपके उस लड़के की मदद करना जारी रखा। मैं अच्छे अच्छे लोगों को जो अपना काम पूरी ईमानदारी और अच्छे से करते हैं उनको जॉब से निकालकर सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को जॉब पे रख रहा हूँ। और साल था 1812। जिन लोगों को उन्होंने अपना फेवरेट समझकर रखा था, उन्हीं लोगों ने मिलकर सरकारी खजाने से एक बहुत बड़ी चोरी की है। फिर अपने स्पिरिट गाइड के रूप में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी को देखा। शायद अगर उस समय उसे सजा मिलने देते तो वो सुधर सकता था। तुम हर बार बीच में आकर उसे बचाते रहे और अपने परिवार की बात तक नहीं सुनी। आज उसी गलती की सजा तुम्हें मिल रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने इस जीवन में कभी भी किसी का बुरा ना किया हो? आप बेहद धार्मिक और मददगार इंसान हो। हाँ, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसी गुनाह की सजा भुगतनी पड़े जो आपने कभी किया ही नहीं। ज्यादातर हम कर्मों के बारे में यही सोचते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी कि बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन आज की ये कहानी कर्मों के उस आम ढांचे को पूरी तरीके से हिलाकर रख देगी। आज मैं आपको मिलवाऊंगी अमेरिका में रहने वाले अनुपम जी से, जो एक ऐसे झूठे ड्रग केस और कानूनी चक्रव्यूह में फंस गए जहां से निकलने का रास्ता जो है वो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा। जब मैंने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो मैं खुद भी हैरान रह गई, क्योंकि उनके इस जन्म में उनकी कोई गलती नहीं थी। तो फिर आखिर क्यों उनके साथ में ऐसा हुआ और कैसे उनके स्पिरिट गाइड साक्षात हनुमान जी ने उनके पिछले जन्मों के उन गुप्त पन्नों को खोला जहां एक ऐसी अनजानी गलती छिपी थी जिसे अक्सर हम पुण्य समझ बैठते हैं। यकीन मानिए, आज की ये कहानी आपके सही और गलत को देखने के नजरिए को बदल देगी। मैंने जब अनुपम जी की प्रॉब्लम सुनी तो मुझे भी पहली बार यही लगा था। हालांकि उनसे बात करने से यही पता चल रहा था कि वो कितने सुलझे हुए और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन फिर भी हम ये तो नहीं जान सकते कि हमने पिछले जीवन में क्या किया था, कौन सा गलत कर्म किया था। क्योंकि ज्यादातर मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं जो इस जीवन में तो विक्टिम होते हैं, जिनका इस जीवन में कोई दोष नहीं होता है। लेकिन जब उनका पिछला जीवन देखो तो पता ये चलता है कि उनसे पिछले जन्मों में कुछ तो गलती हुई थी। गलती तो अनुपम जी से भी हुई थी, लेकिन एक ऐसी गलती जिसको आम कर्मों के ढांचे में बिठा नहीं सकते। क्योंकि जब मैं भी उनका सेशन ले रही थी तो मुझे उनकी गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। तो फिर आखिर क्यों उन्हें वो सब देखना पड़ रहा है जो उनको अपने भविष्य के बारे में सोचते ही एक डर पैदा करता है। अनुपम जी ने मुझे खुद कांटेक्ट नहीं किया था। उनकी पत्नी जो है वो मेरा यूट्यूब वीडियोस देखा करती थी और उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। और अपने पति पे आई इस बड़ी मुसीबत का कारण जानने के लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उनकी सिचुएशन उस समय ऐसी थी कि उनके पति पीएलआर करवाने के लिए तुरंत ही तैयार हो गए। अनुपम जी अपने परिवार के साथ कई सालों से यूएसए में रहते हैं। वो मूल रूप से भारत में पंजाब से हैं, लेकिन सरदार नहीं है। उनके बच्चों का जन्म भी वहीं पे हुआ है। भारत से अमेरिका जाने के बाद में उन्होंने दिन रात बहुत मेहनत करके अपना एक बड़ा बिजनेस शुरू किया। जब वो खुद अच्छे सेटल्ड हो गए तो उन्होंने अपने देश से आने वाले अपने रिश्तेदारों और जानकारों को अपने घर में पनाह दी। जो भी भारत से वहां आता, अनुपम जी उसकी या तो अच्छी नौकरी लगवाते या अपना कुछ नया काम शुरू करने के लिए उन्हें पैसों की मदद करते। और वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि बड़ी रकम देते थे, जैसे कि 5 से 10 हजार डॉलर्स दे देना तो उनके लिए एक आम बात थी। उनकी पत्नी ये कहती है कि ये उन पैसों को कभी वापस भी नहीं मांगते हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से दे दे तो ले लेंगे, नहीं तो बस गए वो पैसे। अनुपम जी से जब मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने यही कहा कि मेरा मन ही ऐसा है कि मैं सोचता हूं होगा पिछले जन्म का कोई ऋण या कर्ज होगा जो मैं चुका रहा हूं, इसलिए ही वो पैसे ले गया है। इसके अलावा अनुपम जी बहुत आध्यात्मिक भी हैं। इस जीवन के इस गहरे संकट के समय पर जब उन्होंने माँ को याद किया तो माँ ने अपने होने का एहसास उन्हें कई बार करवाया। चलिए तो अब चलते हैं उस मनहूस दिन की तरफ जब उनके जीवन में और इनके ही नहीं बल्कि इनके पूरे परिवार के भविष्य पे भी काले बादल छा गए। एक दिन इंडिया से उनके पुराने दोस्त का कॉल आया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे सिटी से न्यूयॉर्क एक पार्सल भिजवाना है, लेकिन उसमें बहुत महंगा सामान है और मैं ऐसे ही किसी अनजान पे विश्वास नहीं कर सकता। अगर तुम वो पार्सल न्यूयॉर्क जाकर एक किसी बंदे का नाम लिया था उसको दे दो
तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। और जैसा कि अनुपम जी का हेल्पफुल नेचर है, उन्होंने उस दोस्त की हेल्प करने के लिए उससे एक सवाल तक नहीं पूछा कि उस पार्सल में आखिर क्या है। वो पार्सल लेकर सीधे न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में एक चेक पोस्ट पे जब पुलिस ने उनकी गाड़ी रोककर उनका सामान और वो पार्सल चेक किया, तो उस पार्सल में से क्या निकला? आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि उस पार्सल में किलो के हिसाब से ड्रग्स थे। ये देखते ही अनुपम जी के होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और वो क्या बोले। एक नॉर्मल व्यक्ति जो एकदम सीधी साधी इज्जतदार जीवन वो जी रहा है, उसको क्या पता था कि एक पल में उसके साथ ये क्या हो गया। वहीं पे पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। लंबी पूछताछ हुई। उन्होंने अपना पूरा सच बताया, लेकिन वहां पर उनकी बात मानता कौन? एक बहुत भारी बेल अमाउंट के साथ में उनको टेम्पररी रिहा तो किया, लेकिन कोर्ट में उनके ऊपर एक भयंकर केस लग चुका था। अपने उस दोस्त को जब उन्होंने तुरंत कॉल किया, तो उसने साफ अपने हाथ खड़े कर लिए। उसने ये कहा कि मुझे खुद नहीं पता था कि इस पार्सल में क्या था, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वहां न्यूयॉर्क का वो जो बंदा था जिसको उनको पार्सल देना था, वो भी रातों रात गायब हो गया। आज परिस्थिति ये है कि अनुपम जी पे दो दो अलग अलग शहरों की अदालत में कोर्ट केस चल रहा है, और कम से कम 10 से 15 साल की जेल उनको हो सकती है। उनको बेल देने का भी ऑप्शन वकीलों ने बताया है, लेकिन वो एटलीस्ट $1 million यानी कि लगभग 9.5 करोड़ रुपए का खर्च है। और उसके बाद भी ये पक्का नहीं है कि जेल होगी या नहीं। उनसे बात करते टाइम मैंने उनको एक सॉल्यूशन दिया था कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी हायर करे, ताकि वो इंडिया में उस दोस्त की रेकी करके कोर्ट में पेश करने के लिए कुछ पक्के सबूत निकलवा पाए। उन्होंने इस आइडिया को वेलकम किया और इस पे काम करना शुरू किया। लेकिन एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट के रूप में मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको उनके पिछले जन्मों से वाकिफ करवाया जाए, जो शायद आज इतनी बड़ी परेशानियों की जड़ बने हैं। तो सरप्राइज्ड होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उन्होंने इस सेशन में अपनी दो पास्ट लाइफ देखी, लेकिन वो दोनों जन्म में उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। लेकिन उनकी पास्ट लाइफ जानने से पहले, अगर आपको ये रियल पास्ट लाइफ रिग्रेशन की सच्ची स्टोरीज पसंद है, तो आज ही सितारा स्पीक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने करीबियों के साथ में शेयर करना मत भूलें। क्या पता किसको आप जाने अनजाने में एक बड़ी मदद कर पाए। मैं हर हफ्ते ऐसी ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन की दो सच्ची स्टोरीज आपके साथ में शेयर करती हूँ। अगर आप हमारे मंथली फ्री ग्रुप पीएलआर से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या बायो में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कर कर मेरी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी पर्सनल सर्विसेज लेना चाहते हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रीडिंग, नेगेटिविटी स्कैनिंग एंड रिमूवल, डिवाइन गाइडेंस, टैरो रीडिंग, पितृदोष निवारण, पीएलआर, और हमारी सबसे नई और अनोखी सर्विस एस्ट्रो पीएलआर, जिसमें हम आपकी कुंडली के दोषों की जड़ें पास्ट लाइफ में ढूंढ कर उसका सॉल्यूशन लेकर आते हैं और आपके स्पिरिट गाइड से गाइडेंस लेते हैं। अगर आप इन पर्सनल सेशंस की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज करिए, कॉल ना करिए। चलिए तो अब देखते हैं कि अनुपम जी ने अपनी पास्ट लाइफ में क्या देखा। जैसे ही मैं उन्हें ट्रांस में लेकर गई और उन्हें सबसे पहले एक बेंच देखने का आदेश दिया, उन्होंने एक क्रैक्ड यानी कि टूटी हुई बेंच देखी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक क्रैक्ड बेंच देखने का सबकॉन्शियस मतलब ये होता है कि इंसान के जीवन का आधार, उनका धरातल या उनका विश्वास इस समय पूरी तरह टूट चुका है। उनकी स्टेबिलिटी हिली हुई है और उन्हें यह लग रहा है कि उनका सब कुछ बिखरने वाला है। फिर अपने स्पिरिट गाइड के रूप में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी को देखा। अनुपम जी के सारे प्रश्न हमने उनके सामने रखा और हम आगे बढ़े। पहले दृश्य में उन्होंने ये देखा कि उन्होंने काले चमड़े के चप्पल पहने रखे हैं, व्हाइट कॉटन पजामा है और ऊपर एक ब्लैक कोट पहना हुआ है। चेहरे पर सफेद मूछें हैं, हाथ में एक छतरी है और सर पर एक टोपी पहनी हुई है। अपनी उम्र उन्होंने करीबन 60 साल के आसपास बताई। उनको दूर दूर तक बड़े खेत दिखाई दे रहे थे और खेत में कुछ लोग काम कर रहे थे और कुछ लोग उनके बिल्कुल पास में खड़े थे। मैंने ये पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो? तो उन्होंने ये बताया कि मैं यहाँ अपनी जमीन और अपनी फसल देखने आया हूँ। मैंने ये पूछा कि ये जो लोग आपके पास खड़े हैं, ये कौन है?
उन्होंने ध्यान से देखा और बताया कि एक 40 साल का एक व्यक्ति है जो इनके पास खड़ा है और वो उनसे किसी तरह की मदद मांगने आया है। तब मैंने पूछा कि आप इस बंदे को पहचानते हो? तो उन्होंने बंदे को ध्यान से देखा और अपने आज के जीवन के चाचा के लड़के यानी कि अपने कजिन ब्रदर के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति मेरे सामने बहुत गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। उसके साथ में एक लेडी भी है, वो भी मदद मांगने आई है। मैंने पूछा कि इस समय आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आप इनकी मदद करने वाले हो? उन्होंने कहा कि ये सब मेरे परिवार जैसे ही हैं, मेरे वर्कर्स हैं। मैं उनको बस जता नहीं रहा हूं, लेकिन दबी जुबान से उन्होंने ये कहा कि मैं इनको पैसे दे दूंगा, मैं इनकी मदद जरूर करूंगा। यहां से बस इतनी ही इंफॉर्मेशन मिल रही थी, तो मैं यहां से उनको उनके घर पर ले गई। अपने घर में उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक बहुत बड़ा आंगन है, वहां पे दो गाय बंधी हुई है, राइट साइड में एक खाट पड़ी हुई है, चारपाई, और उन्होंने अपने आप को उस चारपाई पे बैठे हुए देखा। वो एक गांव का ही घर था, लेकिन बहुत ही बड़ा और समृद्ध घर था, जहां आंगन में 15-16 बच्चे एक साथ खेल रहे थे। मैंने जब उनसे वो समय मतलब कि ईयर पूछा, तो उन्होंने बताया कि साल 1889। मैंने उनसे उनका नाम पूछा, तो उन्होंने कहा कि जसवंत। तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर के आसपास कोई एक बड़ा सा गांव था। उन्होंने बताया कि इस जन्म में मेरे दो बेटे हैं। एक बेटा घर पे ही रहता है, कामकाज संभालता है, देखता है, और दूसरा बेटा बाहर पढ़ाई के लिए गया है। अपने उस बेटे को उन्होंने आज के जीवन के सगे बेटे के रूप में रिकॉग्नाइज किया, और जो बेटा बाहर पढ़ने गया था उसे अपने इस जीवन के पिता के रूप में रिकॉग्नाइज किया। अब मैं यहां से उनको उनके उस जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना पे लेकर गई, जिसका सीधा जुड़ाव आज की परेशानियों से है। वहां पे उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी पंचायत बैठी हुई है। दो अंग्रेज ऑफिसर घोड़े पर सवार वहां पे खड़े हैं, और पंचायत में बड़े बुजुर्ग वहां नए नए फैसले करने के लिए बैठे हुए थे। बीच में एक लड़का खड़ा था जिसके ऊपर बात करने की थी। मैंने अनुपम जी से पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने ये कहा कि ये जो लड़का है, ये मेरे ही खेत में काम करता है, इसलिए मुझे यहाँ पंचायत में बुलाया गया है। मैंने पूछा, लेकिन इसने ऐसा तो क्या किया है? तो उन्होंने ये बताया कि इस लड़के ने किसी और के खेत की फसल चोरी करके कहीं बाजार में जाकर वो बेच आया है, इसीलिए इस पे चोरी का मामला चल रहा है। तो मैंने ये पूछा, उसको क्या सजा मिलती है लड़के को? तो उन्होंने कहा कि उस लड़के को कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि मैं बीच में आ गया हूं। मैंने उसकी पूरी गारंटी ली है कि वो लड़का अब आगे से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी मैंने ली है। मैंने उनसे पूछा कि एक चोर के साथ में आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि गरीब है बेचारा, इसका बाप मेरे यहाँ सालों से काम करता है, हो गई गलती, अब आगे नहीं करेगा। उन्होंने देखा कि उस जन्म में भी उनके अंदर एक बेहद विशाल दया भाव था। इसके बाद मैंने उन्हें और सवाल पूछना चाहा, तो वो तुरंत ही एक दूसरे दृश्य में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनके ही खेत में चारों तरफ भयंकर आग लगी हुई है और सब कुछ जल रहा है। मैंने ये पूछा कि ये आग किसने लगाई है, क्या आपको पता है? उन्होंने कहा कि वो ये जो मेरे खेत में वो जो लड़का है, उसी ने आग लगाई है, जिसकी पंचायत में सुनवाई हो रही थी, जिसने पहले फसल चोरी करके बेच दी थी और जिसको मैंने बचाया था। अब अनुपम जी के जो घरवाले थे, वो इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उनसे कह रहे थे कि इस लड़के को अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दिया जाए, या इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पे फिर से जसवंत जी यानी कि अनुपम जी का विशाल हृदय जाग उठा, और उन्होंने अपने घर वालों को ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि छोड़ो, जाने दो, लड़का ना समझ है। अनुपम जी पे उनके खुद के बच्चे भी इतना नाराज हो गए, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आपको इस चोर से ही इतना प्रेम है, तो आज आपको चुनाव करना होगा, या तो हम या तो वो लड़का, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी गलतियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और फिर भी जसवंत जी नहीं माने, और उन्होंने घर वालों से भी छिपके उस लड़के की मदद करना जारी रखा। इसके बाद मैंने उन्हें आगे की गाइडेंस दी, तो वो एक और दूसरे जन्म में पहुंच गए। इस बार उन्होंने अपने आप को एक सिपाही के रूप में देखा। उन्होंने ये देखा कि उन्होंने व्हाइट पैंट पहनी हुई है, ऊपर ब्राइट रेड कोट है, और उनके हाथ में एक बड़ी तलवार सी है। वो किसी बड़े शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। मैंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे शहर में अपना रुबाब जमा रहा हूं।
मैंने कहा कि आप कौन सी पोस्ट पे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ और मेरे अंडर कम से कम 800 सोल्जर्स काम करते हैं। मैं जब उनको अगले दृश्य में ले गई तो उन्होंने देखा कि वो अब कुछ लोगों को उनकी नौकरी से निकाल रहे हैं। मैंने पूछा कि आप इनको काम से क्यों निकाल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे फेवरेट नहीं है। मैं अच्छे अच्छे लोगों को जो अपना काम पूरी ईमानदारी और अच्छे से करते हैं उनको जॉब से निकालकर सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को जॉब पे रख रहा हूं। मैंने इनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया रॉबर्ट, और साल था 1812। अपने आप को उन्होंने कोलकाता में हावड़ा के आसपास देखा। मैंने उन्हें वहां से किसी महत्वपूर्ण घटना पे ले जाने को कहा। तो उन्होंने आगे का दृश्य ये देखा कि जिन लोगों को उन्होंने अपना फेवरेट समझकर रखा था, उन्हीं लोगों ने मिलकर सरकारी खजाने से एक बहुत बड़ी चोरी की है और वो काफी सामान चुराकर भाग गए हैं। मैंने पूछा तो क्या उस चोरी का ब्लेम आप पे आया? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नौकरी से नहीं निकाला गया क्योंकि मेरी पोस्ट बड़ी हाई थी, लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी हो गया और मुझे काफी गिल्ट फील हो रहा था। तो मैंने कंपनी से उस जगह से अपना ट्रांसफर मांग लिया। अगले दृश्य में उन्होंने अपने आप को श्रीनगर में पाया। उन्होंने कहा कि कोलकाता में रहना अब मेरे लिए सेफ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। लेकिन थोड़े समय में उनकी फिर से बदली हो गई और वो वहां से अब बॉम्बे रहने चले आए। अब यहाँ से मैं उनको उनके उस जीवन के आखिरी दृश्य में लेकर गई। उन्होंने देखा कि वो मुंबई के पोर्ट यानी बंदरगाह के इलाके में खड़े हुए हैं। वहां पे उनको जो शिप्स आती जाती है उनकी निगरानी करने के लिए एक ऑफिसर लेवल पे रखा गया था। एक दिन वो पोर्ट पे खड़े थे और एक शिप को रिलीज करना था, बस जाना ही था उस शिप को। उन्होंने बताया कि मैं शिप के कैप्टन को बस बाय कह रहा हूं, लेकिन अचानक से वहां पे 3-4 लोग अपने मुंह पे कपड़ा बांध के आ गए और उस जहाज में जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करने लगे। इससे पहले कि मैं अपना हथियार निकालता, उन्होंने मुझे गोली मार दी। एक्चुअली वो लोग उस शिप को ही चुराने आए थे। उनका इरादा ये था कि वो पूरे जहाज को, उस कार्गो को हाईजैक कर ले। हालांकि वो रॉबर्ट यानी कि अनुपम जी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बस गलत समय पर उनके बीच में आकर खड़े हो गए थे और यहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। अब यहां से मैं उनको अपने स्पिरिट गाइड के पास लेकर गई ये जानने के लिए कि इन दोनों लाइव्स में जो उन्होंने देखा, उसमें उन्होंने ऐसा तो कोई खराब काम नहीं किया था, तो फिर उनको आज इस जीवन में क्यों फंसाया गया है? अनुपम जी को अपने स्पिरिट गाइड के रूप में फिर से हनुमान जी दिखे और हमने उन्हें प्रणाम करके वही सवाल पूछा कि अनुपम जी को इस जन्म में किस चीज की सजा मिल रही है? हनुमान जी ने कहा कि जिस जन्म में तुम्हारे खेत थे, तुम्हारे साथियों का इतना बड़ा नुकसान और चोरी करने के बाद भी तुमने उस गलत व्यक्ति का साथ दिया। शायद अगर उस समय उसे सजा मिलने देते तो वो सुधर सकता था, लेकिन तुम्हारे बार बार बचाव के कारण वो वही गलतियां और बड़े बड़े गुनाह बार बार दोहराता गया। तुम हर बार बीच में आकर उसे बचाते रहे और अपने परिवार की बात तक नहीं सुनी। आज उसी गलती की सजा तुम्हें मिल रही है कि गलत व्यक्ति का साथ देना और उसे शेल्टर देना भी एक उतनी ही बड़ी गलती है। मैंने उनके मन में चल रहे डर यानी कि जेल और बेल के खतरे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस जन्म में तुम ब्रिटिश कंपनी में रॉबर्ट थे, तुमने ईमानदारों को निकालकर सिर्फ अपने उन लोगों को हायर किया जो उस पोजीशन के लायक नहीं थे, पर तुमने उन पर अंधा विश्वास किया और उन्हीं लोगों ने मिलकर सरकार का खजाना चुराया। तुम उनके उस बुरे कर्म के निमित्त बने, जरिया बने। तो तुम्हारा वो कर्म सरकार के खिलाफ था। मैंने उनसे पूछा कि क्या इस बड़ी परेशानी का कोई सॉल्यूशन मिलेगा? हनुमान जी ने कहा कि इस जीवन में इसने मेरी और माँ की बहुत अधिक भक्ति की है, तू चिंता मत कर, आगे सब ठीक होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपनी दया और मदद हमेशा ऐसे लोगों को देना जो उसके सच में लायक हैं, क्योंकि एक गलत व्यक्ति को दिया गया सपोर्ट, चाहे वो कितने ही अच्छे दया भाव से क्यों न दिया गया हो, तुम्हें भी उसके खराब कर्मों का निमित्त बना देता है। तुमने इस घटना के बाद में जो भी मानसिक पीड़ा और डर भोगा है, वो तुम्हें सही और गलत की समझ सिखाने के लिए काफी है। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तेरा ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। और यहीं पे हमने अपना ये सेशन समाप्त किया। तो दोस्तों, अनुपम जी के इन पिछले जीवन की कहानी के कर्मों से हमको एक ऐसा गुप्त और कड़वा नियम पता चलता है जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि किसी की मदद करना,
किसी पर दया करना एक पुण्य का काम है। लेकिन जसवंत और रॉबर्ट के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि गलत इंसान का साथ देना, चाहे वो दया भाव से ही क्यों ना हो, आपको उसके पापों का भागीदार बना देता है। जब आप किसी अपराधी या गलत व्यक्ति को बार बार बचाते हैं तो आप उसे और भी बड़े गुनाह करने का मौका देते हैं, और अनजाने में ही सही आप उनके बुरे कर्मों के निमित्त यानी कि जरिया बन जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए कि दया और मदद बेहद अनमोल है। इसे हमेशा सोच समझकर सिर्फ उन्हीं को दीजिए जो इसके सच में हकदार हैं। गलत को बढ़ावा देना भी उतना ही बड़ा दोष है जितना कि गलत करना। हनुमान जी के आशीर्वाद से अनुपम जी को अपनी इस भूल का एहसास हुआ और उनके जीवन का संकट भी अब दूर होने की राह पर है। अगर आपको आज की सच्ची और आंखें खोल देने वाली ये कहानी पसंद आई है तो सितारा स्पीक्स को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। इस वीडियो को अपने करीबियों और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी को सही या गलत का रास्ता दिखा दे। मैं हर हफ्ते आपके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऐसी ही 2 हैरान कर देने वाली कहानियां लेकर आती हूँ। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीख समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।